हेलो, नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग डिप्लोमा जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के थर्ड सेमेस्टर के छात्र होते हैं उनके सिलेबस में एक महत्वपूर्ण बुक EIM यानी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट को हम लोग पढ़ रहे हैं। और इसमें जो आपका पहला चैप्टर दिया गया है मेजरमेंट एंड एरर, ये जो चैप्टर दिया गया है इस चैप्टर को आज हम लोग स्टार्ट करेंगे और इस सीरीज़ का ये लेक्चर नंबर 1 है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप एक चीज़ समझिए, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट जो आपको बुक दिया गया है इसमें सबसे पहला जो आपको यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट का मतलब उपयंत्र होता है, यानी इसको इंग्लिश में हम लोग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट कोई भी होता है तो इसके द्वारा हम लोग किसी राशि को मापने का कार्य करते हैं। जैसे आपके इस बुक में बहुत सारे अनेकों प्रकार के इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं, जैसे आपका एनर्जी मीटर क्या होता है, वाट मीटर क्या होता है, अमीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मीटर क्या होता है, पावर फैक्टर मीटर क्या होता है। बहुत तरह के आपके इंस्ट्रूमेंट इसमें दिए गए हैं। तो प्रत्येक इंस्ट्रूमेंट में कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली देखने को मिलती है, जो कि अगर आप उस इंस्ट्रूमेंट से संबंधित जो भी बातें हैं वह नहीं जानेंगे तो फिर आप बातों को अच्छी तरह से समझ नहीं पाएंगे कि एक्चुअली में इंस्ट्रूमेंट में क्या चीज़ें कह रहा है या उससे हम लोग कौन सी चीज़ों को माप सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपको पहले ही चैप्टर में यानी चैप्टर नंबर 1 में आपको मेजरमेंट एंड एरर का जो आपको चैप्टर दिया गया है इसमें कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली यानी कुछ महत्वपूर्ण डिफिनीशन आपको दिया गया है। जैसे पैमाना क्या होता है, पैमाना परास यानी स्केल रेंज क्या होती है। उसके साथ साथ अगर आप बात करें तो पैमाना विस्तार स्केल स्पॉन क्या होता है, आइडियल वैल्यू क्या होती है, फिर उसके बाद वास्तविक मान या सत्य मान जिसको हम लोग या कह सकते हैं कि शुद्ध मान, इंग्लिश में इसको रियल वैल्यू या ट्रू वैल्यू, यह क्या होता है। इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी क्या होती है, उसका रिजोल्यूशन क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट की परिशुद्धता क्या होती है, उसकी एक्यूरेसी क्या होती है, लिस्ट काउंट क्या होता है, इसकी पुनरावृत्ति योग्यता क्या होता है, स्टेबिलिटी क्या होती है और डेड जोन क्या होता है। इसके साथ साथ हम लोग जो एरर किसी भी इंस्ट्रूमेंट में देखने को मिलता है इसके बारे में हमें हम लोग को समझना है। तो सबसे पहले आइए हम लोग ये प्रमुख शब्दावली में जो पहला यहाँ पर पॉइंट लिखा गया पैमाना यानी स्केल क्या होता है, इसके बारे में आपको समझना है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अनेकों प्रकार के इंस्ट्रूमेंट आप कहीं ना कहीं देखे होंगे। जैसे आप बाइक चलाते हैं तो आपके जो मीटर उसमें लगा होता है जिसको हम लोग टाइकोमीटर कहते हैं। टाइकोमीटर स्पीड को मेजर करता है। तो स्पीड को मेजर करने के लिए आपका एक प्रॉपर उसमें इंस्ट्रूमेंट की व्यवस्था होती है, यानी टाइकोमीटर एक अपने आप में खुद एक इंस्ट्रूमेंट है। तो ये जो आपको किसी भी इंस्ट्रूमेंट में आपकी एक स्केल दी गई होती है, स्केल के द्वारा हम लोग उस इंस्ट्रूमेंट की क्या एग्जैक्ट में वैल्यू है इसको हम लोग पता करते हैं। तो दोस्तों, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का स्केल कुछ इस प्रकार का होता है, जैसे आप देखते होंगे स्केल पर कुछ रीडिंग लिखी गई होती हैं, यहाँ पर कुछ नंबर शो होते हैं, इस तरह से नंबर होते हैं या इस नंबर पर कुछ रीडिंग लिखी गई होती है। यह आपका स्केल है। इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे खाने बने होते हैं। जैसे आप घड़ी का भी स्केल देख सकते हैं। आपके घर में कोई मीटर है उसका स्केल देख सकते हैं। तो यह आपका स्केल है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्केल है दोस्तों। तो स्केल तो आपको समझ में आ गया। सबसे पहली बात कि आपको स्केल होता क्या है। स्केल के द्वारा हम लोग किसी भी राशि को पढ़ सकते हैं, किसी भी राशि के मान को पढ़ सकते हैं, यानी यह स्केल है। यानी इसके द्वारा हम लोग राशि के मान को हम लोग क्या कर सकते हैं, मान को रीड कर सकते हैं यानी पढ़ सकते हैं। यानी किसी भी राशि का, जैसे हमारे पास अगर वोल्ट मीटर है तो उसका स्केल होता है, अमीटर है तो उसका स्केल है, फ्रीक्वेंसी मीटर है तो उसका स्केल है। तो इस स्केल पर हम लोग उस राशि के मान को हम लोग पढ़ सकते हैं। इस स्केल पर कुछ वैल्यू रीड होती है, कुछ वैल्यू लिखी होती है। इस पर जैसे यहाँ पर आपको मैं कहूँ कि यह 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 है, यह 4 है, यह 5 है, यह 6 है, यह 7 है, यह कुछ भी अल्टरनेट क्रम में हो सकता है। ऐसा नहीं कि मैं इसको सीरियल वाइज लिखा हूँ तो ये सीरियल वाइज हो सकता है। तो आपको स्केल के बारे में समझना है। ये स्केल यानी यह 0 से लेकर जैसे 7 तक आपको दिखाया गया है, यह कुछ भी हो सकता है। 0 से लेकर 50 तक हो सकता है, 0 से लेकर 100 तक हो सकता है, 0 से लेकर 250 तक या 500, कुछ भी स्केल की रेंज हो सकती है। तो ये जो आपकी स्केल परास क्या होती है, स्केल रेंज क्या होती है दोस्तों, यानी इस पर हम लोग कितनी वैल्यू को पढ़ सकते हैं उसको हम लोग स्केल रेंज कहते हैं।
आप एक बार समझिए, जैसे यहाँ से 0 से, जैसे हमारा ये वोल्ट मीटर का स्केल दिया गया, अगर हम कहें तो ये 0 से 7 वोल्ट तक पढ़ेगा। अगर यहीं हम लोग 0 से यहाँ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 कर दें तो यानी यह 0 से 70 वोल्ट तक पढ़ेगा। तो स्केल रेंज क्या होती है, स्केल पर जो भी रीडिंग लिखी गई होती है, यानी किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जो स्केल होता है उस पर अधिकतम लिखी गई वैल्यू को हम लोग स्केल रेंज कहते हैं, कि वह स्केल कितने रेंज तक की माप, कितने रेंज तक के मान को पढ़ सकता है। तो ये आपका स्केल रेंज हो गया। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि स्केल रेंज क्या होती है। अब स्केल विस्तार क्या होता है, यानी स्केल स्पैन क्या होता है। स्केल स्पैन का मतलब ये है दोस्तों, यह भी स्केल स्पैन भी स्केल से ही संबंधित है। स्पैन का मतलब एक तरह से दूरी से मतलब होता है, यानी स्टैंडर्ड दूरी से यहाँ पर है। तो दूरी का मतलब यह भी है कि कोई भी स्केल है तो उसका विस्तार, यानी कितना इसका स्पैन हम लोग कर सकते हैं, स्केल का स्पैन कितना है। जैसे यहाँ से 7 अगर लिखा गया है तो यह अगर मीटर है तो 7 एम्पियर हो सकता है, अगर वोल्ट मीटर है तो 7 वोल्ट है, अगर मान लीजिए कि ओम मीटर का स्केल है तो 7 ओम हो सकता है। तो इसका स्केल स्पैन जो होता है यह क्या होता है, जो इसकी अधिकतम वैल्यू होती है और जो मिनिमम वैल्यू होती है, इसके अंतर को ही हम लोग स्केल स्पैन कहते हैं। यानी आप इसको लिख सकते हैं, किसी भी स्केल की अधिकतम मान तथा न्यूनतम मान का अंतर जो होता है, अंतर, उसको हम लोग स्केल या पैमाना विस्तार या स्केल स्पैन कहते हैं। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर आपको लिखा गया एक किसी भी इंस्ट्रूमेंट से संबंधित यह बात कही जाती है कि इंस्ट्रूमेंट की आइडियल वैल्यू क्या होती है, या उसकी रियल वैल्यू क्या है, या ट्रू वैल्यू क्या है। तो आइडियल वैल्यू किसी भी इंस्ट्रूमेंट की क्या होती है यह आपको समझना है। तो दोस्तों, अगर हम लोग किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा कोई राशि माप रहे हैं और उस इंस्ट्रूमेंट में कोई भी एरर नहीं हो रहा है, कोई भी त्रुटि नहीं हो रही है, यानी उस स्केल के द्वारा जो रीडिंग पढ़ी जा रही है वह एकदम शुद्ध है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, आइडियल वैल्यू। यानी आइडियल वैल्यू क्या होती है, यह त्रुटि रहित मान को हम लोग क्या कहते हैं, आइडियल वैल्यू कहते हैं, आइडियल वैल्यू कहते हैं। त्रुटि रहित मान को, यानी किसी भी इंस्ट्रूमेंट में अगर कोई भी त्रुटि नहीं है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आइडियल वैल्यू। यानी त्रुटि रहित मान को हम लोग क्या कहते हैं, आइडियल वैल्यू। अब यहाँ पर देखिए एक और लिखा गया रियल वैल्यू या ट्रू मान क्या होता है। तो रियल वैल्यू क्या होता है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की जो एक तरह से आइडियल वैल्यू होती है वही उसकी क्या होती है, रियल वैल्यू होती है। किसी भी इंस्ट्रूमेंट की जो आइडियल वैल्यू होती है उसी को हम लोग क्या कह सकते हैं कि रियल वैल्यू कह सकते हैं। यानी किसी भी इंस्ट्रूमेंट की रियल वैल्यू को हम लोग क्या कहते, सॉरी रियल वैल्यू नहीं, आइडियल वैल्यू को रियल वैल्यू कहते हैं, रियल वैल्यू कहते हैं। रियल वैल्यू क्या होती है, जैसे अगर हमको मान लीजिए कि हमको 100 केजी कोई चीज़ खरीदना है, 100 केजी चावल खरीदना है, 100 केजी चावल खरीदना है, हम बनिया के पास गए, अगर हमको 100 केजी चाहिए और बनिया या दुकानदार हमको 100 केजी दे दिया तो हमें जितनी रिक्वायरमेंट थी उतना उसने हमको दे दिया, तो उसने कोई त्रुटि नहीं किया पैमाना में, तो ये आपकी क्या होती है, रियल वैल्यू होती है। अगर वो कुछ त्रुटि करके दे, जैसे हमें 100 केजी की आवश्यकता है और उसमें कुछ वो हमें 95 केजी दे रहा है, 98 केजी दे रहा है, तो उसमें कुछ ना कुछ वह क्या कर दे रहा है, त्रुटि कर रहा है, यानी मापने में क्या कर दे रहा है, वह त्रुटि कर रहा है। तो दोस्तों रियल वैल्यू क्या होती है, जो हमारा आइडियल वैल्यू होती है वही रियल वैल्यू होती है, परंतु इसमें एक वैल्यू और होती है जिसको यहाँ पर लिखा नहीं गया है। रियल वैल्यू होती है एक हमारा, यहीं पर मैं आपको लिख दे रहा हूँ, मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू माने मापित मान, मापित मान।
अब देखिए जो रियल वैल्यू होती है उससे हमेशा कम जो होती है आपकी मापित मान होती है, यानी मेजर्ड वैल्यू होती है। जैसे कहने का मतलब यह है कि मैं आपको यहाँ पर एक रजिस्टेंस ले लूँ, यहाँ पर एक रजिस्टेंस मैंने ले लिया और इस रजिस्टेंस को अगर आप कहें कि ये 100 ओम का क्या है रजिस्टेंस है और इसको हमने क्या किया 20 वोल्ट की सप्लाई से लगा दिया। तो अब इसमें करंट कितना आएगी, तो इसको हम लोग फार्मूला जानते हैं I बराबर V/R से ऐसे आप ले सकते हैं। तो V का मान यहाँ पर 20 के जगह आप क्या कर लीजिए 200 वोल्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर 200 बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, यानी जो करंट का मान आएगा 2 एम्पियर आएगा। तो ये जो 2 एम्पियर आया जो हमने निकाल के इस सर्किट से देखा कि इस सर्किट में 2 एम्पियर की करंट आपकी फ्लो कर रही है, यही इसकी एक आइडियल वैल्यू हो सकती है या रियल वैल्यू हो सकती है। अब दोस्तों इस करंट को अगर हमको मेजर करना इस सर्किट की करंट को, इसके लिए हमें यहाँ पर अगर एक हमने क्या लगा दिया अमीटर लगा दिया और अमीटर के द्वारा हम लोग अगर इस करंट को मेजर करें बैठ जाइए। इस 2 एम्पियर के करंट को अगर हम लोग अमीटर के द्वारा मेजर करें तो यहाँ पर अमीटर 2 एम्पियर ना शो करके इससे हमेशा कुछ न कुछ कम वैल्यू को शो करेगा, क्योंकि अमीटर का अपना खुद का रजिस्टेंस होता है जिसके कारण इसमें कुछ न कुछ लॉस होंगे। तो यह जो अमीटर का स्केल होगा यह हमेशा 2 एम्पियर से कम रीडिंग को शो करेगा। तो जो यह अमीटर शो करेगा उसी को हम लोग मापित मान कहते हैं, यानी मेजर्ड वैल्यू कहते हैं। तो ये भी आपको समझ में आना चाहिए कि जो हमारी रियल वैल्यू होती है, यानी रियल वैल्यू का मतलब वास्तविक मान, इसमें कोई त्रुटि नहीं होती है, और जो हमारी मेजर्ड वैल्यू होती है ये एक तरह से त्रुटि रहित वैल्यू होती है, इसमें कुछ ना कुछ हमारी एरर होती है, त्रुटि होती है। अगर आगे हम लोग देखें यहाँ पर सेंसिटिविटी, यानी सेंसिटिविटी का मतलब सुग्राहिता, तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट की सुग्राहिता जितना अधिक होती है समझ लीजिए कि वह इंस्ट्रूमेंट उतना ही अच्छा होता है। सुग्राही मतलब क्या होता है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट उतना जितना अधिक सुग्राही होगा उतना ही अच्छा होता है। तो जो इंस्ट्रूमेंट जितना सुग्राही होगा उसमें त्रुटि उतना कम होती है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ लिख सकते हैं, सुग्राहिता को अगर हम लोग एस से प्रदर्शित करें तो एस यानी सेंसिटिविटी बराबर क्या होता है 1 अपान क्या होता है ईरर के होता है। ईरर यानी सुग्राहिता जितना अच्छी होगी इंस्ट्रूमेंट में जो त्रुटि होती है, जो ईरर होती है उतना कम होता है। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट को अधिक से अधिक क्या होना चाहिए सुग्राही होना चाहिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। यानी इंस्ट्रूमेंट जितना आपका अधिक सेंसिटिव है उतना ही वह उसमें ईरर कम होगा, और जो उसकी मेजर्ड वैल्यू होगी उसकी मेजर वैल्यू रियल वैल्यू के करीब होगी, ये भी चीज़ आपको ध्यान देना है। अब रिजोल्यूशन विभेदन क्या होता है, यानी रिजोल्यूशन क्या होता है ये आपको समझना है। तो रिजोल्यूशन क्या होता है विभेदन, विभेदन का मतलब क्या होता है अंतर ज्ञात करना। अंतर ज्ञात करने का मतलब यह है कि 2 सूक्ष्म मान के बीच अंतर पता करने के किसी भी इंस्ट्रूमेंट के गुण को हम लोग क्या कहते हैं रिजोल्यूशन कहते हैं। यानी यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि 2 सूक्ष्म मानों के बीच अंतर पता करने के गुण को हम लोग क्या कहते हैं विभेदन कहते हैं। किसी भी इंस्ट्रूमेंट का उसको रिजोल्यूशन कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, मान लीजिए कि वह 0.95 एम्पियर करंट को मेजर कर रहा है। अब करंट का मान थोड़ा सा अधिक हो गया 0.96 एम्पियर या 0.97 एम्पियर हो गया या 0.94 एम्पियर हो गया, तो करंट के मान में थोड़ा सा अंतर हुआ। तो इंस्ट्रूमेंट ऐसा होना चाहिए कि थोड़ा सा भी कम से कम अगर किसी भी मान में अंतर हो रहा है तो उस मान में अंतर को वह पता कर पाए, यानी उसको आउटपुट पर स्केल पर प्रदर्शित करने में हमारा क्या होना चाहिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट सक्षम होना चाहिए। तो इंस्ट्रूमेंट के उस गुण को हम लोग क्या कहते हैं विभेदन कहते हैं, यानी रेजोल्यूशन कहते हैं। आप एक बार फिर से समझिए कि रेजोल्यूशन क्या होता है कि 2 सूक्ष्म मानों के बीच अंतर पता करने के गुण को हम लोग क्या कहते हैं रेजोल्यूशन कहते हैं। यानी कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, जैसे हमारे पास वोल्टमीटर है जो कि मान के चलिए कि हम एक बार उससे मेजर कर रहे हैं तो 200 वोल्ट बता रहा है, फिर हमारा वोल्टेज में थोड़ा सा अंतर हो गया यानी 201 वोल्ट हो गया। तो इंस्ट्रूमेंट ऐसा कैपेबल होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए कि थोड़ा सा भी अंतर आए, 200 से 201 वोल्ट आए या 199 वोल्ट आए, तो
उसके यानी दो सूक्ष्म मानों के बीच में जो अंतर होता है उसको पता करने में हमारा इंस्ट्रूमेंट सक्षम होना चाहिए। तो इंस्ट्रूमेंट के उस गुण को हम लोग क्या कहते हैं, रिजोल्यूशन कहते हैं। तो ये भी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अब उसके बाद परिशुद्धता यानी प्रिसीजन क्या होता है, ये भी चीज़ आपको देखिए पता होना चाहिए कि मापे गए मान की निकटता को हम लोग क्या कहते हैं, परिशुद्धता कहते हैं। यानी मापे गए मान की निकटता, इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा किसी भी राशि को मेजर कर रहे हैं, तो मान के चलिए कि अगर हमारे पास कोई अमीटर है, अगर इस अमीटर के द्वारा हम लोग करंट को मेजर कर रहे हैं, तो करंट एक बार मान लीजिए कि ये मेजर कर रहा है 0.96 एम्पियर, फिर इसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा उतनी ही राशि के करंट को हम मेजर कर रहे हैं, तो उसको इतना ही बताना चाहिए। माने ऐसा नहीं कि एक बार माप रहे हैं तो वह 0.96 एम्पियर बता रहा है, दूसरे बार माप रहे हैं तो वह 0.98 एम्पियर बता रहा है, तीसरे बार माप रहे हैं तो वह 0.93 एम्पियर बता रहा है। ऐसा इंस्ट्रूमेंट को नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, परिशुद्धता, यानी उसके अंदर क्या होना चाहिए, प्रिसीजन होना चाहिए, प्रिसीजियस का गुण होना चाहिए। यानी एक ही मान को बार बार इसके निकटतम मान को प्रदर्शित करने का गुण होना चाहिए। तो इंस्ट्रूमेंट के इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं, परिशुद्धता कहते हैं। यानी मापे गए मान की निकटता को हम लोग क्या कहते हैं, परिशुद्धता कहते हैं। अब नेक्स्ट बात है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी देखिए क्या होता है, आप जानते हैं एक्यूरेसी, हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं तो हम लोग चाहते हैं कि इंस्ट्रूमेंट क्या हो, एक्यूरेट हो। यानी एक्यूरेट का मतलब यह है कि इंस्ट्रूमेंट हमारा शुद्ध माप को क्या करे, मेजर करे। तो इंस्ट्रूमेंट का वह गुण जो आउटपुट पर शुद्ध मान को डिनोट करे, उसकी क्या होती है, एक्यूरेसी होती है। तो एक्यूरेसी अगर इंस्ट्रूमेंट की अधिक है तो उसकी क्या होगी, उसकी आउटपुट क्या होगी, बहुत अच्छी होती है। तो ये भी बात आपको पता होना चाहिए कि इंस्ट्रूमेंट जो होता है हमारा क्या होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। अगर एक्यूरेट अधिक है तो उसमें एरर क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। जब एरर कम से कम होगा तो सेंसिटिविटी क्या होगी, उसकी अधिक होनी चाहिए। तो एक्यूरेसी अधिक है यानी इंस्ट्रूमेंट की क्या है, सेंसिटिविटी क्या होगी, अधिक होगी। अब हम देख रहे हैं अल्पतमांक क्या है, यानी लिस्ट काउंट क्या होता है। किसी भी इंस्ट्रूमेंट में लिस्ट काउंट हम लोग किसे कहेंगे, तो इंस्ट्रूमेंट का वह गुण जिसके द्वारा वह कम से कम मान को क्या कर सके, माप सके, यानी मेजर कर सके। तो इंस्ट्रूमेंट के उस गुण को हम लोग क्या कहते हैं, अल्पतमांक यानी लिस्ट काउंट कहते हैं। यानी इसको आप लिख सकते हैं कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, किसी भी उपयंत्र की न्यूनतम मान मापने के गुण को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं अल्पतमांक कहते हैं, यानी लिस्ट काउंट कहते हैं। यानी इंस्ट्रूमेंट का वह गुण जो कम से कम मान को, यानी छोटे से छोटे मान को क्या करे, माप सके, तो उसका क्या होता है, लिस्ट, इंस्ट्रूमेंट के उस गुण को लिस्ट काउंट कहते हैं। अब आपकी क्या है, पुनरावृत्ति योग्यता है, यानी रिपीटेबिलिटी क्या होती है, यानी पुनरावृत्ति योग्यता क्या होती है। पुनरावृत्ति का मतलब आप समझ रहे हैं कि एक ही राशि को बार बार मापने के गुण को हम लोग क्या कहते हैं, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की रिपीटेबिलिटी या पुनरावृत्ति योग्यता कहते हैं। अब स्टेबिलिटी क्या होता है, अस्थायित्व जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो स्टेबिलिटी। ये देखिए स्टेबिलिटी क्या होता है, तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट का अगर स्टेबिलिटी अधिक है, यानी इंस्ट्रूमेंट की क्या होती है, एक्यूरेसी क्या होती है, सीधे सीधे हमारी जो एक्यूरेसी होती है, उसकी शुद्धता होती है, वह क्या होती है, अच्छी होती है। तो स्टेबिलिटी का सीधे संबंध है कि इंस्ट्रूमेंट अगर ज़्यादा स्टेबल है, यानी उसमें एक्यूरेसी अधिक है, यानी उसमें क्या है, एरर कम होता है। तो यह इंस्ट्रूमेंट का वह गुण अगर जिसके कारण उसमें एरर कम से कम हो रहा है, तो इंस्ट्रूमेंट हमारा क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा, यानी स्टेबिलिटी उसकी क्या होती है, अधिक होती है। अब डेड जोन क्या होता है, ये आप समझ लीजिए। डेड जोन क्या होता है, जैसे अगर मैं कहूँ कि जैसे आप बाइक चला रहे हैं, तो बाइक में आप देखिए टैकोमीटर लगा होता है। अगर बाइक जैसे ही आप गियर लगाकर चलाना स्टार्ट करते हैं, तो मीटर जो होता है वह स्केल पर भागना स्टार्ट कर देता है, जो उसका हमारा पॉइंटर होता है। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं होना चाहिए कि अगर आप बाइक कुछ दूरी तक लेकर चले गए, फिर वह जीरो से हमारा क्या हुआ, चलना स्टार्ट हुआ। तो इंस्ट्रूमेंट क्या होना चाहिए, जैसे उसमें कुछ इनपुट आए कि आउटपुट में क्या होना चाहिए, वो देखना चाहिए, वो चेंज आउटपुट में देखना चाहिए। तो
इंस्ट्रूमेंट का डेड जोन क्या होता है? डेड जोन वह होता है कि मान के चलिए कि जितने जोन तक, जितने रीजन तक हमारा कोई इंस्ट्रूमेंट आउटपुट नहीं देता है तो उस जोन तक हम लोग क्या कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट का डेड जोन कहते हैं। जैसे कहने का मतलब ये है कि आपका कोई, आप सिंपल सी बात समझिए कि आपके बाइक में जो हमारा मीटर लगाया गया है वह 0 से दिया गया है, तो ये 0 है या 5 है या 10 है या 15 है या 20 है। यहाँ से अगर आपका कांटा यहाँ से यहाँ तक चलना स्टार्ट हुआ तो यहाँ तक कोई आउटपुट नहीं हो रहा है, तो इतने जोन को हम लोग क्या कहते हैं, डेड जोन कहते हैं। मान के चलिए कि अगर आपकी बाइक कुछ दूर तक चली गई, फिर उसके बाद आपका जो मीटर का कांटा है वह 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो यह आपका क्या कहलाएगा, डेड जोन कहलाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली थी जो कि आपको पता होना चाहिए किसी भी इंस्ट्रूमेंट के बारे में। जैसे आपका पैमाना स्केल क्या होता है, पैमाना परास यानी स्केल रेंज क्या होता है, स्केल स्पॉन क्या होता है, आइडियल वैल्यू क्या होती है, रियल वैल्यू या ट्रू वैल्यू क्या होती है, सेंसिटिविटी क्या होती है, यहाँ पर आपको मेजर्ड वैल्यू भी बताया गया, मेजर्ड वैल्यू क्या होती है, फिर आपका रिजोल्यूशन क्या होता है, प्रिसीजन क्या होता है, एक्यूरेसी क्या होती है, लिस्ट काउंट क्या होता है, रिपीटेबिलिटी क्या होती है, स्टेबिलिटी क्या होती है और डेड जोन क्या होता है। तो इतनी चीज़ें आपको, ये कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इसकी परिभाषा आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, इसका नेक्स्ट जो आपका पार्ट है जिसको हम लोग ईरर कहते हैं, तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट में ईरर क्या होता है ये आप जानते रहिए। तो ईरर माने त्रुटि, तो त्रुटि किसी भी इंस्ट्रूमेंट में होना स्वाभाविक बात है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट आउटपुट हमेशा 100% नहीं देता है, उसमें कुछ ना कुछ एरर हमेशा होता है। तो त्रुटि क्या होती है? त्रुटि जो होती है, ये देखिए, जो हमारा इंस्ट्रूमेंट की मापित मान और वास्तविक मान होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। मापित मान माने और वास्तविक मान। तो मापित मान मैंने बताया, मापित मान क्या होता है यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारा मापित मान है, जैसे हमने इसको अमीटर के द्वारा अगर मेजर किया तो ये हमेशा 2 एम्पीयर से कम करंट बताएगा, तो ये इसका मापित मान होगा। और जो इसका वास्तविक मान होगा, जैसे हमने इसको कैलकुलेट किया 2 एम्पीयर, तो ये इसका क्या हो गया, वास्तविक मान हो गया। तो इसका जो अंतर होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। और त्रुटि हमेशा आपका धनात्मक या ऋणात्मक हो सकती है। तो धनात्मक त्रुटि कब होती है और ऋणात्मक त्रुटि क्या होती है, या कोई भी त्रुटि अगर नहीं है तो इसका क्या मतलब है। तो त्रुटि यहाँ से आप देख सकते हैं कि त्रुटि हमारी क्या होती हैं, 3 तरह की होती हैं। धनात्मक त्रुटि, धनात्मक त्रुटि, फिर दूसरा आपका होता है ऋणात्मक त्रुटि, फिर नेक्स्ट है शून्य त्रुटि। तो धनात्मक त्रुटि क्या होता है? धनात्मक त्रुटि में जब आपका मापित मान वास्तविक मान से क्या हो, अधिक हो, तब हमारी जो त्रुटि आती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, धनात्मक त्रुटि कहते हैं। और ऋणात्मक त्रुटि कब होती है? जब हमारा वास्तविक मान मापित मान से अधिक होता है, तब जो त्रुटि आती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऋणात्मक त्रुटि कहते हैं। और शून्य त्रुटि का मतलब जब कोई त्रुटि नहीं हो, उस स्थिति में मापित मान और वास्तविक मान का अंतर जो होता है वह बराबर होता है, तो उसमें कोई त्रुटि नहीं आएगी, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, शून्य त्रुटि कहेंगे। तो इतनी चीज़ें अगर आपको पता हो गई, तो अब जो त्रुटि होती है वह मुख्य रूप से जैसा कि आपको बताया गया कि त्रुटि होना स्वाभाविक बात है। तो इस त्रुटि कितने तरीके की हो सकती हैं, इसको 3 रूपों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला बात, अनुचित त्रुटियाँ, जिसको हम लोग ग्रास ईरर कहते हैं। अनुचित त्रुटियाँ जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रास ईरर। अब देखिए ग्रास ईरर क्या होता है, यानी ऐसे ईरर जो मानव के द्वारा, जो मनुष्य के द्वारा हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मानवीय, यानी ग्रास ईरर कहते हैं। जो मानवीय त्रुटियाँ होती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनुचित त्रुटियाँ या ग्रास ईरर कहते हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ कि भाई कोई भी इंस्ट्रूमेंट है तो उसको चलाने वाला, उसको हैंडल करने वाला, उस पर रीडिंग देखने वाला आदमी होता है या कोई मनुष्य होता है। अब मनुष्य का जो ह्यूमन नेचर होता है वह सामान्य रूप से कभी ना कभी कोई गलती कर देता है, रीडिंग लिखने में, रीडिंग पढ़ने में, रीडिंग देखने में, वह कुछ ना कुछ गलती कर देता है। तो मनुष्य के द्वारा जो मानवीय त्रुटियाँ हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रास ईरर कहते हैं।
अब जो है ये मानवीय त्रुटियों को हम कम तो कर सकते हैं लेकिन तो समाप्त नहीं कर सकते। यह बात आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। जो हमारी ग्रास ईरर है भाई, जो हमारे ह्यूमन से जो गलतियां होती हैं उसको हम कम कर सकते हैं, लेकिन तो ऐसा नहीं कि मनुष्य 100% काम करने लगे उसके अंदर कोई त्रुटि नहीं होगा। आप कितना भी एक्सपीरियंस मैन हो जाए, आपसे कुछ न कुछ त्रुटि हो ही जाती है, तो इसको हम लोग समाप्त नहीं कर सकते। तो ये बात आपको ध्यान देना है कि जो ग्रास ईरर होता है यह किसे कहते हैं, जो मानव के द्वारा त्रुटियां होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रास ईरर। जो मानवीय त्रुटियां होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रास ईरर। अब दूसरा हमारे त्रुटि का प्रकार है जिसको हम लोग रैंडम ईरर यानी यादृच्छिक त्रुटियां कहते हैं, रैंडम ईरर। अब यह रैंडम ईरर क्या होता है, जो अज्ञात स्रोतों के द्वारा होती है। जैसे हमारे कोई भी इंस्ट्रूमेंट है तो इंस्ट्रूमेंट को कार्य करने के लिए कुछ न कुछ हमें सप्लाई की आवश्यकता होती है, चाहे वह डीसी पर इंस्ट्रूमेंट काम करे चाहे एसी पर कार्य करे। अब कोई इंस्ट्रूमेंट है तो उसमें कुछ घूमने वाला विभाग होता है और इस तरह से उसमें कुछ हमारे मैकेनिकल पोर्शन भी लगे होते हैं। तो दोस्तों ये अज्ञात स्रोत के द्वारा जो त्रुटियां होती हैं, ऐसे त्रुटि जो इंस्ट्रूमेंट में चलित अंगों में घर्षण, जैसे इंस्ट्रूमेंट घूम रहा है उसके द्वारा कोई उसमें त्रुटि आ रही है, उसके पैमाने में हमने ऐसे राशि को मेजर कर रहे हैं ऐसे इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जिसका स्केल कम है, तो इस तरह से हमें त्रुटि हो सकती है। या सप्लाई में हमें कोई डिफॉल्ट है उसके द्वारा हमें इंस्ट्रूमेंट में कोई त्रुटि आ रही है, तो ऐसे त्रुटि को हम लोग क्या कहते हैं, रैंडम ईरर, जो अज्ञात स्रोतों के द्वारा होती हैं। इसको हमें पता नहीं होता है फिर भी त्रुटि हो जाती है, तो इस तरह के त्रुटि को हम लोग रैंडम ईरर कहते हैं। नेक्स्ट आपका है व्यवस्थित या क्रमबद्ध त्रुटियां, जिसको हम लोग सिस्टमैटिक ईरर कहते हैं। तो दोस्तों ये सिस्टमैटिक ईरर, सबसे पहले ये बात जानते रहिए कि संशोधित की जाने वाली त्रुटि, यानी इंस्ट्रूमेंट में अगर ऐसी त्रुटि हो रही है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, संशोधित कर सकते हैं, जिसमें सुधार कर सकते हैं, इस तरह की त्रुटि को हम लोग क्या कहते हैं, क्रमबद्ध त्रुटियां या व्यवस्थित त्रुटियां या सिस्टमैटिक ईरर कहते हैं। इसको आसानी से पहचाना जा सकता है। अब ये त्रुटियां जो हैं वह किसी भी इंस्ट्रूमेंट में 7 प्रकार की होती हैं, यानी जो हमारा सिस्टमैटिक ईरर है वह 7 प्रकार की होती हैं। पहला उपयंत्र त्रुटियां, दूसरा पर्यावरण त्रुटियां, तीसरा प्रेक्षण त्रुटियां, चौथा अंशांकन त्रुटियां, पांचवा आपका व्यक्तिगत त्रुटियां, प्रयोगात्मक त्रुटियां और सातवां आपका है तकनीकी त्रुटियां। थोड़ी चीज़ें इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि उपयंत्र त्रुटियां क्या होता है। यह तो होता ही होता है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर चल रहा है तो उसमें कुछ लॉस होते हैं जिसके कारण वह 100% आउटपुट आपका रिजल्ट नहीं देता है। तो उपयंत्र के कारण जो त्रुटियां होती हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंस्ट्रूमेंटल ईरर कहते हैं। अगली बात कि आपका पर्यावरण त्रुटियां, यानी आपका इन्वायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से कुछ त्रुटियां हो जाती हैं। जैसे आप देखे होंगे सोनार जो होते हैं उनके पास जो तुला होता है वह एक वैक्यूम ट्यूब के अंदर या वैक्यूम के अंदर लगा होता है। तो वैसे जैसे जहां हमको बहुत शुद्ध मान की आवश्यकता पड़ती है वहां पर वेदर यानी पर्यावरण का बहुत प्रभाव पड़ता है, उसके कारण त्रुटि हो सकती है। तो यह पर्यावरण त्रुटियां भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर होती हैं, इसको आपको ध्यान देना है। अब प्रेक्षण त्रुटियां, प्रेक्षण का मतलब ये है कि जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट के द्वारा कुछ आउटपुट दिया जा रहा है और उसको प्रेक्षण करते समय हम गलती से कुछ गलत रीडिंग लिख लिया, रीडिंग पढ़ लिया हमने, तो इस तरह की त्रुटियों को हम लोग प्रेक्षण त्रुटियां कहते हैं। अब आपका है अंशांकन त्रुटियां। अंशांकन त्रुटियां का मतलब ये है कि स्केल के ऊपर अगर कुछ त्रुटि हमें मिल रही है, जैसे हमने स्केल इस तरह का प्रयोग में लाया जिसकी आवश्यकता नहीं है, तो उसके द्वारा अगर त्रुटि हो जा रही है तो उसके द्वारा हम उस तरह की त्रुटि को हम लोग अंशांकन त्रुटि कहते हैं। अब व्यक्तिगत त्रुटियां, जो ह्यूमन ईरर होता है, व्यक्तिगत त्रुटियां, ये तो हम लोग इसको कम कर सकते हैं लेकिन समाप्त नहीं कर सकते हैं। व्यक्तिगत त्रुटियां तो होती ही होती हैं। कोई भी अगर आप इंस्ट्रूमेंट को चला रहे हैं तो उसको रीडिंग करते समय, उसको ऑपरेट करते समय कुछ न कुछ त्रुटियां होती हैं, उसको हम लोग व्यक्तिगत त्रुटियां कहते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रयोगात्मक त्रुटियां। प्रयोगात्मक त्रुटियां भी, जैसे आप कोई परीक्षण कर रहे हैं, कोई प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें कुछ त्रुटियां आ जाए तो उसको हम लोग प्रयोगात्मक त्रुटियां कहते हैं। अब तकनीकी त्रुटियां, यानी तकनीकी फॉल्ट की वजह से कुछ त्रुटि आ जा रही है तो उसको हम लोग तकनीकी त्रुटियां कहते हैं। अब इसी त्रुटियों से संबंधित कुछ आपके फार्मूले जो आपकी किताब में दिए गए वो भी यहाँ पर आपको लिखे गए हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो है रिलेटिव लिमिटिंग एरर, यानी रिलेटिव लिमिटिंग एरर क्या होता है या आपकी किताब में कहीं पूछ लिया जाए
रिलेटिव लिमिटिंग एरर का फार्मूला क्या होता है? तो रिलेटिव लिमिटिंग एरर को हम लोग ER से प्रदर्शित करते हैं और ये होता है वास्तविक मान माइनस मापित मान अपन वास्तविक मान का जो अनुपात होता है उसको हम लोग रिलेटिव लिमिटिंग एरर कहते हैं। अब उसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए वांछनीय मान में प्रतिशत त्रुटि, जैसे अगर हमको किसी स्केल पर हमें कोई त्रुटि पूछ लिया जाए तो उसका जो फार्मूला होता है यानी फुल स्केल वैल्यू, स्केल की फुल स्केल वैल्यू कितना है गुणे परसेंटेज एरर एट फुल स्केल अपॉन डिजायरेबल स्केल। जितने स्केल पर पूछ रहा है उतने स्केल पर हम लोग त्रुटि को ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है निरपेक्ष त्रुटि एब्सोल्यूट एरर। यह क्या होता है? जो हमारा मापित मान होता है और जो वास्तविक मान होता है इसका जो अंतर होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं कि एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग किसी दूसरे वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।